आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो कल की क्लास में जो उम्मीद थी वो उतनी उम्मीद मेरी पूरी तो नहीं हुई, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और आज फिर से मैं क्लास लेकर उपस्थित हो गई हूँ। हाँ, कुछ पुराने बच्चों ने हमें सपोर्ट किया है, जो हमारे पहले से पुराने स्टूडेंट रहे हैं, उन सभी का शुक्रिया। तो प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, हमने प्राचीन भारत को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने ऐतिहासिक स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, इन तीनों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे। कुछ जो है क्वेश्चन रह गए थे इसमें पाषाण काल के नीचे की, तो वो रह गए थे, पेज छूट गया, तो उसको हम थोड़ा सा जल्दी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज भी करेंगे, हम 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड वीडियो को प्लीज़ 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 सपोर्ट करें एंड शेयर एंड लाइक अवश्य करें। तो हम आ जाते हैं अपने इस जो हमारा पेज रह गया है, पहले हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वो पेज था ये वाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भाई रिकॉल तो नहीं करेंगे, क्योंकि रिकॉल करेंगे तो उतना ही समय निकल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहें तो हमारी कल की फर्स्ट क्लास जरूर देख ले जाके। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका के मध्य प्रदेश जो है, वहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं, आप जानते हैं। तो वहाँ से ये सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे आरंभिक पुरा पाषाण काल के। ठीक है, कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो कुंभकारी जो है वो नवपाषाण काल से प्राप्त हुए। ठीक है, नवपाषाण काल से कुंभकारी आपको देखने को मिली थी, और नवपाषाण काल से ही जो है आपको हमने बताया था कल की क्लास में, खाद्यान्नों की कृषि यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है ना, तो नवपाषाण काल से खाद्यान्नों की कृषि भी शुरू हुई, और कुंभकारी जो है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से जो है संबंधित है। पेबल उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ताम्रपति के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। ताम्रपति के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध। ये सारे प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी के हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। इनको छोड़ दिया तो फिर समझो बहुत कुछ छोड़ दिया। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। और आज ये आपकी प्राचीन इतिहास की 2nd नंबर की क्लास रहेगी। कल की आप देखिएगा, अगर नए हो, आपने नहीं देखी हो, तो कल की क्लास जो है पहली क्लास रहेगी। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथिक मध्य पाषाण काल। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त जो औजार थे वो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित थे। मानव के आखेटक और खाद्य संग्राहक जो है फूड गैदर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और ये क्लास LT ग्रेड के लिए ही नहीं, जो भी एग्जाम में आपकी प्राचीन इतिहास आता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मानव के आखेटक और खाद्य संग्राहक जो कि फूड गैदर की जो अवस्था है किस काल से जुड़ी है? तो पूरा पाषाण काल से जो है, मतलब संग्रह करना। ठीक है, अभी हमने जो बात की थी आपका अगर हमने जो अभी बात की थी आपसे नवपाषाण काल की, तो उसमें तो कृषि वगैरह हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो है आपका संग्रह करा, जो उगाया अनाज उसको संग्रह करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये है आपका जो ये वाली अवस्था, मानव की आखेटक, हंटर और खादक संग्राहक, फूड गैदर की अवस्था जो है पूरा पाषाण काल से ये जुड़ी हुई है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में क्या होता था? महाराष्ट्र के जो लोग थे मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। कहाँ? उत्तर दक्षिण दिशा में जो है उनको रखकर दफनाते थे। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो मैदहा और सराय नहर राय है। ठीक है, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल पूछे जाएं तो ध्यान रखना, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल मैदहा और सराय नहर राय है। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, जो होमो सैपियंस है उसको हम उच्च पूरा पाषाण काल से इसका जो है जन्म हुआ। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट
आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो ये मध्य पुरापाषाण काल से हुए। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त किए गए? तो मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग यहाँ पर सीखा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो सराय नहार से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। हड्डी, जानवरों की हड्डियों से उपकरण बनाए। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, सुतकांकेडोर, हड़प्पा, कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये जो है आपके ना मोहनजोदाड़ो है, चनूदड़ो है, सुतकांकेडोर है, हड़प्पा है, कोटदीजी है, ये कहाँ पर है इस समय? वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, तो बात करते हैं नवपाषाणिक कालीन स्थल की। ये स्थल हैं और ये राज्य हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट तो रहते हैं, ओके, हम ये नहीं कहेंगे इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं। और ये कैसे में आते हैं? खासतौर से जो यूपीपीएससी के एग्ज़ाम है उनमें तो ये कोड में आते हैं, मैचिंग में आते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पर स्थल और राज्य की बात करते हैं तो बुर्ज होम जो है कश्मीर में है। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य यहाँ बुर्ज होम से मिले। गुप्त कराल जो कश्मीर, ये भी कश्मीर में है। गुप्त कराल कशीबा पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त यहाँ से हुए थे। मेहरगढ़ की बात करें तो गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिले। स्थायी जीवन के साक्ष्य। मैदहा की बात करें तो गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुवाड़ा के भी साक्ष्य यहाँ से मिला। कोल्डी हवा से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। कोल्डी हवा मतलब भारत में नहीं, विश्व में ही सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है कोल्डी हवा। संगन कल्लू राग के टीले प्राप्त हुए यहाँ से, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पीकल लिहल राग के ढेर पीकल लिहल से प्राप्त हुए। निवास स्थल के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए पीकल लिहल से। चौपानी मांडो, यहाँ पर मधुमक्खे की छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए। ठीक है, मधुमक्खे की छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, यहाँ पर ज्यामितीय आकार की सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य चौपनी माड़ों से प्राप्त हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं सारू तारू। यहाँ पे गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। चिरांद से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित होते थे। तो चिरांद से क्या हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित होते थे। दाऊजली की बात करें तो दाऊजली असम में है और कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर भी प्राप्त हुए थे। नब्दा टोली नामक ताम्रपाषाणिक जो स्थल है उत्खनन इसका मतलब खुदाई का काम यहाँ पर एच.डी. सांकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हमने आज पाषाण काल का जो एक पेज छूट गया था, तो कल की क्लास देखिएगा, उसके बाद आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, देखो हड़प्पा कालीन, ये जो ये आपको दिख रही है ना लिस्ट, इसको क्योंकि आज हमने एक लिस्ट अभी पढ़ ली, अब हम इस लिस्ट को कल पढ़ेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। और नहीं तो मैं आपको ये देखो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको खुद पढ़ लें, क्योंकि जो समय है कम और इतनी डीपली चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो जैसे ये क्या है, याद ही करने वाली चीज़ है ना, इनकी कोई ट्रिक है ना, इनका कोई सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस तो आप तब भी थोड़ा बहुत लगा सकते हो लेकिन फिर भी नहीं है, क्योंकि देखो 1931 1900 इसमें कोई सीक्वेंस नहीं, कुछ भी नहीं, आपको सीधे सीधे याद रखना है कि कालीबंगा की खोज किसने की, किस नदी के किनारे है, कौन कौन से यहाँ पर साक्ष्य मिले। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर खुद स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। एक लिस्ट मैं आपको दे रही हूँ, मोटे तौर पर पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है, मतलब यहाँ पर वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, जैसे हमारे पास जो चीज़ है वो हमने आपको दे दी, मान लो कहीं जौ की खेती है, कहीं गेहूँ, मतलब समझ, उदाहरण दे रही हूँ मैं, कहीं चावल की खेती है तो आपने जौ दे दिए उन्हें और उनसे आपने चावल ले लिए, तो ये वस्तु विनिमय ही होता था यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये पेज आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत है, बात ये है समय को देखते हुए मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगी तो फिर तो वही बात हो जाएगी ना, फिर तो LT ग्रेड का सिलेबस आप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास समय है, आप 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो एक पेज आप पढ़ सकते हो। ये वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान।
वेद का शाब्दिक अर्थ, वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। सर्वाधिक प्राचीन वेद, और समय पश्चात हम ये लिस्ट पढ़ लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें ये नहीं करनी, हमें पढ़ाना नहीं है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आर्य शब्द को किसको, जो आर्य शब्द है किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ को, मतलब आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? तो 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, ठीक है। आप जानते हो हमारे 4 जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 तो मंडल है ऋग्वेद में और 1028 सूक्त हैं, ठीक है। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेदों के लिए त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए त्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बाद में जोड़ा गया। तो 3 वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और इन्हीं को त्रयी नाम से भी जाना जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से प्राप्त होती है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है इनकी जानकारी यजुर्वेद से प्राप्त होती है। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। 4 वेद जो हैं उनमें जादू तोड़ने और वशीकरण का जैसा है, और स्त्री के जन्म का भी इसमें कहीं ना कहीं विरोध किया गया है, तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा ये रचित है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर। उपनिषद जो है भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। पूरा 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का जो है सोम देवता को समर्पित है। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद। नचिकेता, और ये सारे यूपीपीएससी के क्वेश्चन है, आप पीवाईक्यू लगा के देखिए, सारे ये क्वेश्चन फंसते हैं उसमें। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकेयी के थे ये, ठीक है। उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे किस स्थान के शासक थे? तो कैकेयी राज्य के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद से की गई है। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा उपनिषद में की गई है। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? चीनाब। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई? चीनाब के रूप में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया किसी नदी का, तो सिंधु का, ठीक है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शल्ब सूत्र है, ठीक है, शुल्ब सूत्र। देखो पढ़ाने को तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, मैं वो भी आपको पढ़ा सकती हूँ, मतलब पूरे डीपली तो नहीं है बने हुए, पर मैंने भी बनाए थे। लेकिन बात पता है क्या है कि वो इतना डीपली अब आपके एग्ज़ाम की तैयारी का समय नहीं है। वैदिक काल में कुछ शब्द थे जिनका किसी पर्टिकुलर शब्द से मतलब था, जैसे कि अगर हम बात करें अघन्या, अघन्या जिसका वध ना हो, मतलब जो मारने के योग्य ना हो, तो उसको हम कहते हैं गाय। तो गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता है कि जिसका वध ना किया जाए। राजा को प्राचीन समय में गोप नाम से जाना जाता था। अतिथि को गोहंता गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। युद्ध को गविष्ट गेशु गम्य कहते थे। युद्ध को गविष्ट गेशु गम्य कहते थे वैदिक काल में, प्राचीन समय में, ठीक है। पुत्री को दुहिता कहते थे। अनाज को धान्य कहते थे। मरुस्थल को धन्व कहते थे। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। पशु चारण योग्य भूमि को खिल्ली कहते थे। हल से बनी नालियाँ सीता कहलाती थी। तो हल से बनी नालियाँ सीता, पशुचारण योग्य भूमि खेल्य, उपजाऊ भूमि उर्वरा, मरुस्थल धन्व, अनाज को धान्य कहते थे, पुत्री को दुहिता कहते थे, युद्ध को गविष्ट गेशु गम्य कहते थे, एंड धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे, अतिथि को गोहन कहते थे, और राजा को गोप कहते थे, और गाय जिसका वध ना हो मतलब अघन्या कहते थे। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो भाई सामवेद है ना, संगीत पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। वर्ण जो आप पढ़ते हो ना, कास्ट है ना, शूद्र, वैश्य, ये सब ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति, ठीक है ना, सभा और समिति। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? तो बृहस्पति को। वैदिक जो देवता थे उनका पुरोहित बृहस्पति थे। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के, कॉइन्स के लिए। तो मतलब निष्क जो शब्द था आभूषण के लिए जो है ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किया जाता, मतलब इसके गहने वगैरह बनते थे, लेकिन फिर इसका प्रयोग किस में मतलब आगे आने वाले समय में सिक्के बनाने के लिए किया जाने लगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सप्तपथ ब्राह्मण। पुरुष मेध
वेद प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो यहाँ पर बात आती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वेद दिए हैं और ब्राह्मण दिए हैं, सूक्त दिए हैं, मतलब कितने हैं सूक्त किसमें, और उपनिषद दिए हैं कि ऋग्वेद का उपनिषद क्या है, सामवेद का क्या है, और यजुर्वेद अथर्ववेद का क्या है, ठीक है ना। और अरण्यक दिए हैं, अध्येता दिए हैं, उपवेद प्रवर्तक दिए हैं, ठीक है। तो अब हम बात इसकी कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, अच्छे से इसको पढ़ लेना, याद कर लेना। हाँ, तो ऋग्वेद है, तो इसका जो ब्राह्मण है कौशितकी और ऐतरेय है। ऐतरेय और कौशितकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ये है आपके ऋग्वेद का। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाएगा, तैत्तिरीय शतपथ। सामवेद का पंचवेद, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं, तांडव ब्राह्मण या पंचवेद सामवेद का। अथर्ववेद का गोपथ है, ठीक है। सूक्त कितने ऋग्वेद में 1028 हम सभी जानते हैं, सामवेद में 1875 है एंड अथर्ववेद में 6000 है, इसमें ठीक है, इसमें कोई सूक्त ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर उपनिषद जो है, अगर उपनिषद की हम चर्चा करें तो कौशितकी, ऐतरेय, ठीक है। और यजुर्वेद का उपनिषद क्या है, तैतरेय, कंठ, श्वेताश्वर, ठीक है, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी, ठीक है। सामवेद का उपनिषद क्या है, केन, छांदोग्य, और अथर्ववेद का मांडूक्य, प्रश्न, मुंडक, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आरण्यक की। आरण्यक क्या है, ऐतरेय, कौशितकी ऋग्वेद का है, तैतरेय, बृहदारण्यक, शतपथ, मैत्रायणी है, यजुर्वेद का मतलब 4 है, एंड सामवेद का जैमिनीय, छांदोग्य है। आगे बात करें इसके अध्येता, इनको पढ़ने वाले लोगों को क्या कहते थे, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत कहलाते थे, यजुर्वेद को पढ़ने वाले अथर्वयु कहलाते थे, सामवेद के गायनकर्ता उद्गाता कहलाते थे, और अथर्ववेद के ब्रह्म कहलाते थे, ठीक है। उपवेद प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रजापति आयुर्वेद थे। और इसका जो यजुर्वेद का बात करें उपवेद या प्रवर्तक कौन था, तो इसके धनुर्वेद जिसे हम विश्वामित्र कहते हैं। और जो सामवेद है इनके गंधर्व वेद कहलाता है, जो कि नारद से संबंधित है। एंड अथर्ववेद को शिल्पवेद विश्वकर्मा से संबंधित है, ठीक है। तो अथर्ववेद का शिल्पवेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, एंड यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद है, ठीक है। तो ये भी पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बकाया, तो ये भी सारे हैं इंपॉर्टेंट, पर ये उपवेद आजकल बहुत पूछे जाते हैं, आरण्यक बहुत पूछे जाते हैं, तो भाई उपनिषद, ये 3 चीज़ें, उपनिषद, आरण्यक एंड उपवेद। तो ये आयुर्वेद, प्रजापति, धनुर्वेद विश्वामित्र से संबंधित है। लेकिन अगर पूछा जाए ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद है, यजुर्वेद का पूछा जाए तो धनुर्वेद है, सामवेद का पूछा जाए तो गंधर्व वेद है, अथर्ववेद का पूछा जाए तो शिल्पवेद है, ठीक है। शिल्पवेद विश्वकर्मा रचित है, गंधर्व वेद से नारद मुनि, एंड धनुर्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित है, आयुर्वेद प्रजापति, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुरमंदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। जो पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता हैं, जिंद अवेस्ता पूछा जाए किसका ग्रंथ है, पारसियों का, और जिसमें अहुरमंदा का वर्णन मिलता है। और इस ग्रंथ में जिंद अवेस्ता में किसका वर्णन मिलता है, अहुरमंदा का, अहुरमंदा का। तो ये है कौन अहुरमंदा, ये असुरों का देवता है, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं, तो कोई ये हम फिर कहेंगे हड़प्पा कालीन स्थल के जो महत्वपूर्ण तथ्य ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आप इनको पढ़ जरूर लीजिएगा। हमने आपको स्क्रीनशॉट पहले कह दिया था लेने के लिए, और नहीं तो मैं किसी दिन इसको पढ़ा दूंगी, या फिर जिस दिन एंड क्लास का होगा उस दिन इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इसी काल की कुछ मतलब नदियाँ वगैरह भी हैं इसी में, आपकी जो हम अभी वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं उसकी चर्चा आगे भी कर लेते हैं। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो ईरान से भारत आए, ठीक है, और ईरानी भारत को क्या कहते थे, सिंधु कहते थे, ठीक है, क्योंकि वो हा को सा बोलते थे, ठीक है। तो हिंदू जो है भारत को हिंदू ईरान ने ही कहा, ठीक है। तो ईरान से भारत में आर्यों के आने की जो सूचना है किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो भोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है, तो अंग एवं मगध को आर्य संस्कृति की धुरी माना जाता है, ठीक है। गोत्र क्लेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ, तो ऋग्वेद काल में हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ, तो ऋग्वेद काल में हुआ था। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद संहिता में दूसरे व 7वें मंडल सर्वाधिक जो है प्राचीन माने जाते हैं, दूसरा और 7वां मंडल जो सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है, इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
दूसरे से सातवें तक, जो 2 से 7 तक के मंडल हैं ये सबसे ज़्यादा प्राचीन माने जाते हैं। किसमें? ऋग्वेद संहिता में। और इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 से 7 मंडल गोत्र मंडल के नाम से जाने जाते हैं। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि एवं कर्मकांड में था। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास बलि एवं कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुशनी रावी नदी पर। जो प्रसिद्ध दशराज युद्ध था किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुशनी रावी नदी पर लड़ा गया। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराग युद्ध का वर्णन दशराज युद्ध का वर्णन किस ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का जो मुख्य स्रोत था पशुपालन एवं कृषि था जीविकोपार्जन का। ऋग्वेद में यह शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त है? तो जौ बार्ले, जो आपके हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले उगाया गया था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी उसका नाम था वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद को जीवन विज्ञान आयुर्वेद के नाम से भी जानते हैं, ऐसे समझ सकते हो। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद जो सभा और समिति हैं इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 30वें मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को युद्ध का देवता ऋग्वेद में समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। पूर्व वैदिक आर्यों का जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था कौन था? इंद्र था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने कहा। कि श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सर्वाधिक पवित्र मानी गई है और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई। सरस्वती को सिंधु मत समझना, सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है और इसे नदीतमा नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक जो नदियाँ हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं और ये पूछी जाती हैं। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है? बितस्ता। झेलम जो है अभी हम लोग झेलम बोलते हैं तो इसका प्राचीन नाम बितस्ता है। ब्यास का बिपाशा है। घग्गर चौतांग नदी जिसे हम कहते हैं, मतलब अभी आज के समय में घग्गर, ये आधुनिक नाम है, ऊपर देख लो। ठीक है, और इसे हम पहले क्या कहते थे? दृश्यधती। ठीक है, दृश्यधती कहते थे। कुर्रम जो अब कुर्रम कहते हैं, पहले कुरुमू के नाम से जाती थी। प्राचीन नदी कुंभा को अब काबुल कहते हैं। सादा नीरा को गंडक कहते हैं। अब अस्किनी को चिनाब कहते हैं। सतुद्री को सतलज कहते हैं। गोमल को गोमती कहते हैं। सिंधु को सिंध कहते हैं। सरस्वती को घग्गर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सोमा का सोहन कहते हैं। सुवास्तु को स्वात कहते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक जो रही है सतलज रही है और आपकी चिनाब रही है और आपकी घग्गर रही है। तो बिपाशा झेलम ये तो पूछी गई हैं और पूछी ये भी गई हैं, पर जब डिफ़िकल्ट एग्जाम आता है तो इन लोगों को भी पूछ लेते हैं। सदा नीरा गंडक, कुंभा काबुल, कुर्रुमु कुर्रम, दृश्यधती घग्गर चौतांग नदी, बिपाशा ब्यास नदी और बितस्ता झेलम नदी। तो इस तरीके से आप इनको एक बार 2 बार पढ़ेंगे, आपको ये याद हो जाएंगी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। जो जीविकोपार्जन के मतलब जैसे हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं तो वो अपनी अर्निंग के लिए अगर पढ़ा रहे हैं, पहले के समय में ऐसे भी शिक्षक होते थे तो जो कुछ नहीं लेते थे, बस उन्हें उनका जीवन यापन होता रहे, मतलब वो लेते कुछ नहीं था, मतलब उनके पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं था, उन्हें बदले में कुछ चाहिए। तभी एक समय आया लोग टीचर को फटीचर कहने लगे। ठीक है, क्योंकि ये थी स्थिति। और लेकिन जीविकोपार्जन है तो कुछ लोग ऐसे थे भाई उनका पास और कुछ है नहीं तो उनको यही माध्यम था, पढ़ाएंगे तभी कुछ मिलेगा, कुछ खाएंगे। तो जीविकोपार्जन है तो वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक था वो उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। सुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। सुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय आपने पढ़ा होगा, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है।
याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? अमाजु कहा जाता है। वैदिक काल में जो लड़कियां लंबे समय तक अविवाहित रहती हैं उन्हें अमाजु कहते हैं। वैदिक काल में धिज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ये धिज श्रेणी में शामिल थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है यहाँ पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य किसमें? धिज श्रेणी में शामिल थे। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमने वैदिक काल पढ़ा, हड़प्पा कालीन का कुछ शेष बचा था उसको पढ़ा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। लगभग 5 टॉपिक या 4 आज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, वैदिक काल 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। बचे कितने हैं आपका? 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग अगर देख लें तब तो हमेशा 2 दिन में कंप्लीट कर लें। 8 9 10 11। तो यहाँ पर मात्र 11 टॉपिक हैं जिसमें हम 4 पढ़ चुके हैं। तो कह सकते हैं कि 3 दिन में ये क्लास कंप्लीट हमारी हो जाएगी। 3 दिन अभी बचेंगे, 3 दिन में हम इतने टॉपिक पढ़ सकते हैं। इतनी तो हम हिम्मत है हमारे अंदर, क्योंकि क्लास भी हमारी अभी ना कल की आधा घंटा हुई ना आज की आधा घंटा हुई। कम में समय में ही हमने इतना कंप्लीट करा है। और जब ये वन लाइनर भी आप पढ़ोगे ना, तब अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी तैयारी आपको पता चलेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो तुक्के वाली बात हो जाती है कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और तुक्के में कभी भी नेगेटिव वाले एग्जाम तो नहीं क्लियर होते। हालांकि कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, लेकिन जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का मारोगे तो जो सही होगा वो भी गलत हो जाता है आपका। तो चलो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल। धन्यवाद।